दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उनके हिंदी गद्य से पाठ 1 राष्ट्र का स्वरूप लेकर आए हैं, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। प्रस्तुत निबंध राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल जी की निबंध संग्रह पृथ्वी पुत्र से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, कौन सी निबंध संग्रह? पृथ्वी पुत्र। उसी निबंध संग्रह से यह निबंध यहाँ आपके सामने प्रस्तुत है, राष्ट्र का स्वरूप। इस निबंध में लेखक ने बताया है कि भूमि, जन और संस्कृति ये तीन प्रमुख ऐसे तत्व हैं, तीन प्रमुख ऐसे अंग हैं जिनके आधार पर, जिनके सम्मिलन से किसी भी राष्ट्र का स्वरूप, आकृति तैयार होता है। इस निबंध में लेखक ने क्रमशः भूमि, जन और संस्कृति पर अपने विचार को व्यक्त किए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के निबंध को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ध्यान दीजिए। भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। लेखक कहते हैं कि भूमि यानी पृथ्वी, भूमि पर बसने वाला जन का मतलब लोग, और भूमि पर बसने वाले, पृथ्वी पर बसने वाले लोग, और जन की संस्कृति और उन लोगों की अपनी संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से यानी योग से, मिलने से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। राष्ट्र का स्वरूप, आकार तैयार होता है। आगे समझिए। भूमि का निर्माण देवों ने किया है। लेखक कहते हैं कि यह जो भूमि है, पृथ्वी है, इसका निर्माण देवताओं ने किया है। यह अनंत काल से है और इस भूमि का अस्तित्व अनंत काल से बना हुआ है, अनंत काल से कायम है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। यहाँ प्रति होगा। उसके भौतिक रूप, किसके भौतिक रूप? पृथ्वी के। तो हमें इस भूमि के भौतिक रूप के और सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना, यानी सावधान होना, जागरूक होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। कहने का लेखक का मतलब यह है कि मानव जाति का, मनुष्य का यह कर्तव्य है, यह धर्म होना चाहिए कि वह इस भूमि के सौंदर्य के प्रति सचेत रहे, ताकि इसका रूप, सौंदर्य, समृद्धि को कोई नुकसान न पहुंच पाए। आगे देखिए। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। लेखक कहते हैं कि इस भूमि के, इस पृथ्वी के पार्थिव स्वरूप के प्रति, पार्थिव स्वरूप का मतलब जो हमें दिखाई देता है, इस पृथ्वी पर जो कुछ दिखाई देता है, उसके प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उसका जितना हम कुशल क्षेम पूछेंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी, उतनी ही हमारे अंदर राष्ट्रीयता यानी राष्ट्र के प्रति जो प्रेम का भाव है वह बलवती हो सकेगी, अर्थात मजबूत हो पाएगा। यानी लेखक का कहने का मतलब यह है कि अगर हमें अपने भीतर राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न करना है तो हमें सबसे पहले इस भूमि से लगाव रखना होगा, भूमि का ध्यान रखना होगा, हमें भूमि से प्रेम करना होगा, तब जाकर हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भाव बलवती होगी, मजबूत होगी। आगे देखिए। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। लेखक कहते हैं यह पृथ्वी ही है, यह पृथ्वी से ही समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जननी का मतलब माता। लेखक का कहना है यह पृथ्वी, यह भूमि ही है जो सभी राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, माता ही है, माता है। जितने भी राष्ट्रीय विचारधारा होते हैं इस भूमि से ही उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं। जो राष्ट्रीयता
पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मल होती है। लेखक कहते हैं कि जो राष्ट्रीयता, जो राष्ट्र प्रेम का भाव पृथ्वी के साथ, भूमि के साथ नहीं जुड़ी होती वह निर्मूल होती है। यहाँ निर्मूल होगा यानी वह निराधार होती हैं, उन आधारविहीन होती हैं, उनका कोई आधार नहीं होता। क्यों? देखिए, कोई भी सभी विचारधाराओं को भूमि से जोड़ना होगा, क्योंकि जो विचारधारा भूमि से नहीं जुड़ेगी वह निराधार होगी, आधारविहीन होगी, उसका अस्तित्व कम समय के लिए ही होगा, वह समाप्त हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्वित होगा। लेखक कहते हैं कि राष्ट्रीयता की जड़ें यानी राष्ट्रीय प्रेम का भाव पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, पृथ्वी से जितनी अधिक होगी, यानी हम अपनी भूमि से जितना अधिक स्नेह करेंगे, अपनी भूमि का जितना सम्मान करेंगे, जितना देख रेख करेंगे, जितना सुरक्षा करेंगे, उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्वित होगा, उतना ही ज़्यादा हमारे अंदर इस भूमि के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीय भावना उत्पन्न होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक है। लेखक कह रहे हैं इसीलिए अगर राष्ट्रीय भाव का अंकुर उत्पन्न करना है, राष्ट्रीय भाव के अंकुर को पल्वित करना है, बड़ा करना है, इसे सींचना है, तो हमें क्या करना होगा? पृथ्वी के यानी भूमि का जो भौतिक स्वरूप है, इसका सौंदर्य है, इसकी समृद्धि है, उसकी आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना। यानी आद्योपांत का मतलब आदि से लेकर अंत तक, यानी शुरू से लेकर अंत तक पूरी जानकारी प्राप्त करना और इस भूमि की सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है, आवश्यक धर्म होनी चाहिए हमारी। कहने का मतलब यह। आगे देखिए, समझ गए होंगे। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। किस कर्तव्य की बात कर रहे हैं? कि हम भूमि के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उस कर्तव्य की बात। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। जितना उपाय हो सके उतने उपाय करने चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। लेखक कहते हैं कि पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, वह वस्तु चाहे छोटी हो या फिर बड़ी, उसका कुशल प्रश्न यानी उसका हालचाल पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। हमें पृथ्वी से संबंध रखने वाली हर वस्तुओं का ध्यान रखना चाहिए। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। लेखक कहते हैं कि पृथ्वी का सांगोपांग यानी संपूर्ण अध्ययन करना किसी भी जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। गांव और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। सूत्रपात यानी शुरुआत। लेखक का कहने का अर्थ मतलब यह है कि गांव और नगरों में सभी जगह सैकड़ों केंद्रों से यानी सैकड़ों केंद्रों से इस बात का सूत्रपात होना चाहिए कि लोग भूमि को के बारे में जागरूक हों, भूमि को समझें, भूमि की उपयोगिता को, भूमि की महिमा को पहचाने, समझें और भूमि के प्रति सचेत रहें, भूमि की सुरक्षा करें, भूमि को नुकसान न होने दें, इसकी सुंदरता को, इसकी समृद्धि को बनाए रखने में लोग मदद कर सकें। आगे देखिए, उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले जो प्रतिवर्ष जो यहाँ मेघ रहेगा, छप नहीं पाया है। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले जो मेघ यहाँ रहेगा, मेघ का मतलब बादल, प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं।
हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। परिधि का मतलब होता है सीमा। लेखक का कहना चाहते हैं कि उदाहरण के लिए इस पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को, इस पृथ्वी की उर्वरक शक्ति को, उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले जो मेघ, यहाँ मेघ होगा, मेघ का मतलब बादल, प्रतिवर्ष समय पर आ जाते हैं और अपने अमृत जल से इस पृथ्वी को सींचते हैं, इन हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। ये बादल भी हमारे अध्ययन की सीमा के अंतर्गत आने चाहिए, क्योंकि इन बादलों का भी पृथ्वी से संबंध है। इस तरह वस्तु चाहे छोटी हो बड़ी, बादल हो, वातावरण हो, मौसम हो, वायु हो, जल हो, पृथ्वी से संबंध रखने वाले जितने वस्तु हैं उन सब का अध्ययन हमें करना चाहिए, लेखक यह बताना चाह रहे हैं। और उन मेघ जलों से परिवर्धित प्रत्येक तृणलता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना ही हमारा आवश्यक कर्तव्य है। लेखक कहते हैं उन बादलों से, उन मेघ जलों से, यानी उन बादलों से परिवर्धित यानी बदलने वाले, बनने वाले, प्रत्येक तृणलता उत्पन्न होने वाले उन मेघ जलों से, उन बादलों से, उन बादलों की वर्षा से तैयार होने वाले, बनने वाले प्रत्येक तृणलता यानी घास और लताएं और वनस्पतियों का सूक्ष्म छोटी छोटी परिचय जानकारी प्राप्त करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। आगे देखिए, इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुल जाएंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। लेखक कहते हैं इस तरह से जब चारों ओर से सभी लोग, सभी नागरिक, सभी जन भूमि के संबंध में जानकारी रखने लगेंगे, भूमि के प्रति जागरूक हो जाएंगे, भूमि की सुरक्षा करेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में एक नई उजाला, एक नई उत्साह, ऊर्जा की किरण दिखाई देगी। आगे देखिए, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। लेखक कहते हैं कि इस धरती माता की कोख में यानी गर्भ में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, इस धरती के गर्भ में अमूल्य निधियां हैं, अमूल्य वस्तुएं भरी हुई हैं, जिनके कारण वसुंधरा कहलाती है। इसी कारण यह धरती क्या कहलाती है? वसुंधरा, यानी वस्तुओं को धारण करने वाली, कीमती चीज़ों को धारण करने वाली। उससे कौन परिचित न होना चाहेगा? ऐसा कौन है जो इस धरती से परिचित होना नहीं चाहेगा, इस धरती को जानना नहीं चाहेगा, वसुंधरा से परिचित नहीं होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्ष से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। लेखक कहते हैं कि लाखों करोड़ों अरबों वर्षों से इस पृथ्वी के गर्भ में, इस पृथ्वी के कोख में अनेक तरह की धातु, खनिज और अमूल्य निधियों को पोषण मिला है, जीवन मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। और ये जो दिन रात बहने वाली नदियां हैं, ये जब पहाड़ों से गुजरती हैं तो ये पहाड़ों को पीस पीस कर अपने साथ अनेक प्रकार की मिट्टियों को लाकर पृथ्वी के देह को सजाती हैं। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। अभ्युदय यानी उन्नति। लेखक कहते हैं कि हमारे भविष्य की आर्थिक उन्नति के लिए भी इन सब चीज़ों की जांच पड़ताल करना, इनकी जानकारी रखना जरूरी है, आवश्यक है। आगे देखिए, पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर का मतलब निर्जीव पत्थर, कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। लेखक कहते हैं कि इस पृथ्वी के गोद में जन्म लेने वाले जो जड़ पत्थर होते हैं, निर्जीव बेजान पत्थर होते हैं,
उन पत्थरों को जब कुशल शिल्पी यानी शिल्पी यानी जो पत्थर का काम करता है, शिल्पकार, जब कुशल शिल्पकार इन्हें अपने औजार से संवारते हैं तो यही जड़ पत्थर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं, अत्यंत सुंदर बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग बिंद के नदियों के प्रवाह में सूर्य के धूप से चिलकते रहते हैं। लेखक कहते हैं अनेक तरह के अनगढ़ नग यानी जो गढ़ा न गया हो ऐसा नग बिंद के नदियों के प्रवाह में सूर्य के धूप से चिलकते रहते हैं, यानी अनेक प्रकार के बिना गढ़े हुए नग जो बिंद की नदियां हैं उनमें जो सूर्य की रोशनी पड़ती है उससे चमकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, उन्हीं अनगढ़ नगों को जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं यानी पहलदार घुमावदार कटाव पर, गोलादार कटाव पर ले आते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वही अनगढ़ नग कारीगर के द्वारा संवारे जाने पर, बनाए जाने पर सुंदर हो जाते हैं, वे अनमोल हो जाते हैं, उनका मूल्य बढ़ जाता है, वे कीमती हो जाते हैं, अमूल्य हो जाते हैं, अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडल और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है, अतः हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। लेखक कहते हैं कि देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में यानी नर नारियों के रूप मंडन यानी उनके सौंदर्य में, साज सज्जा में, उनके सौंदर्य प्रसाधन में यानी सजने की जो वस्तुएं होती है उन सब में इन छोटे पत्थरों का, इन छोटे नगों का जो बिंद के नदियों में पाए जाते हैं, इनका भी सदा से कितना भाग रहा है, योगदान रहा है, अतः हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। इसलिए हमें इन पत्थरों का, इन नगों की जानकारी होना भी आवश्यक है। समझ गए होंगे, आगे देखिए। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। लेखक कहते हैं कि पृथ्वी और आकाश के अंतराल में यानी बीच में जो कुछ सामग्री है, पृथ्वी से संबंध रखने वाली जो कुछ भरी हुई है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में, विशाल सागर में, समुद्र में जो जलचर हैं, जल प्राणी हैं, एवं जो रत्नों की मणियों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना, जागरूकता और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्रजन में इन सब के प्रति भी चेतना उत्पन्न होनी चाहिए, जागरूकता उत्पन्न होनी चाहिए। आगे देखिए। राष्ट्र के नवयुवाओं के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरण जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान हैं। अब लेखक कहते हैं कि राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में जब तक इन सब चीज़ों के प्रति जिज्ञासा की यानी जानने की इच्छा की नई किरण जब तक नहीं फूटती है, जब तक उनके अंदर इन सब के प्रति जागरूकता उत्पन्न नहीं होती, वे इन सब के प्रति जिज्ञासु नहीं होते, तब तक हमें सोचना चाहिए कि हम सब सोए हुए के समान हैं। हमारी राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकती, हमारे राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। आगे देखिए। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है। लेखक कहते हैं कि विज्ञान और उद्यम का मतलब मेहनत, परिश्रम, निर्माण। लेखक कहते हैं विज्ञान और उद्यम इन दोनों के परस्पर सहयोग से, सम्मिलन से इन दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है, यानी एक नए राष्ट्र का निर्माण करना है। और यह कैसे संभव होगा? विज्ञान और उद्यम दोनों के मिलने से, इन दोनों को मिलाकर जब हम कार्य करेंगे तब हमारा एक राष्ट्र का
नया भौतिक स्वरूप तैयार होगा। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। लेखक कहते हैं और यह कार्य है इसे हमें प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम मतलब बिना थके हुए परिश्रम करके नित्य आगे बढ़ाना चाहिए, तभी जाकर यह कार्य संपन्न होगा। हमारा ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे। लेखक कहते हैं कि हमारा ध्येय हो, हमारा लक्ष्य हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं, जितने तरह के लोग हैं, जितने धर्म के हैं, जितने संप्रदाय के हैं, जितने जात के हैं, उनमें से कोई भी हाथ इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे, यानी बाकी न रहे। राष्ट्र सभी जन आपस में मिलकर एक साथ राष्ट्र के इस कार्य को मिलजुल कर करें, तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि यानी संपूर्ण समृद्धि और समग्र रूप मंडन और समग्र रूप मंडल यानी संपूर्ण आकार, संपूर्ण आकृति को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये था भूमि वाला पार्ट। अब दूसरा पार्ट देखिए जन। अब देखिए जन। मातृभूमि पर निवास करने वाला मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। लेखक ने राष्ट्र का प्रथम अंग किसे माना? भूमि को। तो मातृभूमि पर निवास करने वाला मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पहला अंग भूमि है और दूसरा अंग अपनी मातृभूमि पर निवास करने वाला जन है, यानी मनुष्य है। राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। लेखक कहते हैं कि अगर पृथ्वी हो, भूमि उपलब्ध हो, किंतु उस भूमि पर मनुष्य न हो, जन की उपलब्धता न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। तो हम उस भूमि को राष्ट्र की संज्ञा नहीं दे सकते, हम राष्ट्र की कल्पना भी नहीं कर सकते। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। लेखक कहते हैं पृथ्वी और जन यानी पृथ्वी और पृथ्वी पर रहने वाले लोग, इन दोनों के सम्मिलन से, इन दोनों के मिलने से ही किसी भी राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है, तैयार होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। लेखक कहते हैं कि वह जन ही है, वह लोग ही हैं जिसके कारण यह पृथ्वी, यह भूमि मातृभूमि यानी धरती माता की संज्ञा प्राप्त करती है, नाम प्राप्त करती है। यानी वो लोग ही हैं, जन ही हैं जो इस भूमि को धरती माँ कहते हैं, अपनी मातृभूमि कहते हैं। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र। लेखक लिख रहे हैं कि पृथ्वी माता है, धरती हमारी माँ है। क्यों माँ है? कि इस धरती से ही हमारी भूख मिटती है, प्यास बुझती है, इस धरती से ही हमारी श्वास चलती है। यह धरती माँ के समान ही हमें सब कुछ करती है, हमारी सेवा करती है, इसलिए यह पृथ्वी धरती हमारी माता है। जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है और जो इस पर रहने वाले जन हैं, लोग हैं, सच्चे अर्थों में इस पृथ्वी के, इस भूमि के पुत्र हैं और भूमि उनकी माता है। आगे देखिए, माता भूमि है, भूमि माता है। पुत्रो अहम पृथ्व्या, अहम मैं, पुत्रो पुत्र हूँ, पृथ्व्या उसका, किसका? पृथ्वी का। माता भूमि, भूमि माता है, पुत्रो अहम पृथ्व्या और मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। कौन सी सूत्र? यही सूत्र कि यह भूमि हमारी माता है और मैं इस भूमि का पुत्र हूँ। जन के हृदय में, जब लोगों के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। जब लोगों के हृदय में इस सूत्र का अनुभव होगा, जब लोगों के हृदय में इस बात का उदय होगा, यह भावना उत्पन्न होगी कि भूमि माता है और मैं इस भूमि का पुत्र हूँ, तो राष्ट्रीयता की कुंजी है।
तो यही सूत्र राष्ट्रीयता की कुंजी है। यानी जब यह भाव हृदय में उत्पन्न होगा तो अपने आप उनके भीतर राष्ट्रीयता की भावना पल्लवित होगी। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। लेखक कहते हैं यही वो भावना है जिससे राष्ट्र निर्माण के जो अंकुर होते हैं, बीज होते हैं, वे उत्पन्न होते हैं। आगे देखिए, यह भाव जब सशक्त रूप से जाता है, यहाँ जागता है रहेगा। लेखक कहते हैं यह भाव जब सशक्त रूप से जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि मैं इस भूमि का पुत्र हूँ और यह भूमि हमारी माता है। भूमि हमारी माता है और मैं इस भूमि का पुत्र हूँ। जब यह भाव सशक्त रूप से जागता है, यानी मजबूती के साथ लोगों के हृदय में जागता है, तब राष्ट्र निर्माण के जो स्वर होते हैं वायुमंडल में भरने लगते हैं। यानी जन जन में राष्ट्रीयता के प्रति, राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होती है। इसी भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करता है। लेखक कहते हैं यही वो भाव है कि धरती माँ और मैं इसका पुत्र। इसी भावना के द्वारा जो मनुष्य है, जन है, इस पृथ्वी के साथ, इस भूमि के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। जहाँ यह भाव नहीं है वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। लेखक कहते हैं जहाँ के जन में, जहाँ के लोगों में यह भावना नहीं है, जहाँ के लोग अपनी भूमि को माता नहीं मानते, वहाँ के जन में और भूमि का संबंध जो होता है, वहाँ के लोगों की और भूमि का जो संबंध होता है वह अचेतन सुप्तावस्था में और जड़ यानी स्थिर निर्जीव बना रहता है। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। लेखक कहते हैं कि जिस समय भी यह मनुष्य का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र वाले संबंध को पहचान लेता है, स्वीकार कर लेता है, उसी क्षण जन के हृदय में आनंद और श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है और फिर वह बड़े ही आनंद, श्रद्धा, आदर से भरकर उसका जो भूमि के प्रति प्रणाम का भाव होता है, जो श्रद्धा का भाव होता है, जो सेवा का भाव होता है, वह अपनी मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। किस प्रकार देखिए, नमो मात्रे पृथ्वी, नमो मात्रे पृथ्वी, माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। यह प्रणाम भाव भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। लेखक कहते हैं यही प्रणाम भाव भूमि और जन का दृढ़ बंधन है, मजबूत बंधन है, जो भूमि और जन को आपस में बांधी रहती है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है और यही वह दृढ़ भित्ति है, दीवार है, जिस पर किसी भी राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिरजीवन आश्रित रहता है। लेखक कहते हैं कि जब तक जन के हृदय में भूमि के प्रति माता का संबंध बना रहेगा, वह खुद को भूमि का पुत्र मानेगा और भूमि को अपनी माता, तब तक राष्ट्र का चिरजीवन आश्रित रहेगा, राष्ट्र का चिरजीवन चलता रहेगा। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्यों और अधिकारों का उदय होता है। लेखक कहते हैं इसी मर्यादा को मानकर, इसी के अंतर्गत राष्ट्र के प्रति मनुष्य के कर्तव्य और जो उसके अधिकार होते हैं उनका उदय होता है। जो लोग पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदान में भाग पाने का अधिकार है। लेखक कहते हैं जो लोग, एक बार देख लीजिए ऊपर क्या था, जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदान में भाग पाने का अधिकार है। लेखक कह रहे हैं कि जो लोग पृथ्वी के साथ माता और पुत्र वाले संबंध को मानता है, अपनाता है, स्वीकार करता है, उन लोगों को ही पृथ्वी के वरदान में भाग पाने का अधिकार है। यानी पृथ्वी द्वारा प्रदत्त जितने संसाधन हैं उनका उपयोग करने का, उनका लाभ लेने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा का भाव
पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। लेखक कहते हैं कि एक माँ के प्रति प्रेम, अनुराग का मतलब होता है प्रेम, और सेवा का जो भाव होता है वह पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य होता है। वह एक निष्कारण धर्म है, इसके पीछे कोई कारण छिपा नहीं होता। माँ की सेवा करना तो पुत्र का एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को सूचित करता है। अगर पुत्र अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपनी माता का स्नेह करता है, माता के प्रति आदर रखता है, तो यह पुत्र के अधःपतन यानी नीचे की ओर, विनाश की ओर सूचित करता है कि पुत्र विनाश की ओर जा रहा है। कब? जब पुत्र किसी स्वार्थ की पूर्ति हेतु अपने निजी स्वार्थ को साधने के लिए मात्र माँ के प्रति स्नेह और आदर का दिखावा करता है। तो जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है उसे अपने कर्तव्य के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। जोड़ना चाहते हैं रहेगा। लेखक कहते हैं कि जो लोग अपनी मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं, कौन सा संबंध? माँ का संबंध, तो उसे सबसे पहले अपने कर्तव्य पर ध्यान देनी चाहिए, अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए। भूमि की क्या क्या सेवा करना है पढ़े ही हैं ऊपर। अब आगे देखिए। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं। लेखक कहते हैं कि जो माँ होती है वे अपने सभी पुत्रों को एक बराबर भाव से चाहती है, चाहे उसके कितने भी पुत्र हों, छोटा हो बड़ा हो, सबको एक बराबर स्नेह करती है, प्रेम करती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर है। इसी प्रकार यह पृथ्वी सभी की माता है और इस पर रहने वाले जन बराबर हैं पृथ्वी के लिए। उनमें ऊंच और नीच की भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। लेखक कहते हैं कि इस भूमि पर रहने वाले में किसी में ऊंच नीच का भाव नहीं है। भूमि सबको बराबर भाव से स्नेह करती है, और जो लोग मातृभूमि के उदय के साथ जुड़े हुए हैं, इस मातृभूमि से जुड़े हुए हैं, वह मातृभूमि से मिलने वाले प्रत्येक संसाधन, मातृभूमि द्वारा दिए जाने वाले प्रत्येक लाभ को पाने का अधिकारी हैं, भागी हैं। पृथ्वी पर निवास करने वाले जन का विस्तार अनंत है। लेखक कहते हैं कि इस पृथ्वी पर निवास करने वाले जो जन हैं उनका विस्तार अनंत है, बहुत दूर दूर तक है, वे बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। नगर और जनपद, पुर और गांव यानी शहर और गांव, जंगल और पर्वत, नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। पृथ्वी पर रहने वाले जो जन हैं उनका विस्तार अनंत है। वे नगरों में, जनपदों में, शहरों में, गांवों में, जंगलों में, पर्वतों में और नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। यह सब जगह ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले हैं। लेखक कहते हैं जो जन हैं ये अनेक प्रकार की भाषाएं बोलते हैं और अनेक धर्म संप्रदाय को मानते हैं, फिर भी यह मातृभूमि के पुत्र हैं। इसी कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। ये सब अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जगहों पर रहते हैं, अलग अलग इनकी भाषा है, वेशभूषा है, अलग अलग धर्म है, फिर भी सब इसी मातृभूमि के पुत्र हैं। और इसी कारण इनका जो सौहार्द का भाव है अलग अलग होते हुए भी अखंड है, जो कभी खंडित नहीं हो सकता। यह बाहर से दिखने में भले ही अलग अलग हैं, लेकिन यह एक माता के पुत्र होने के कारण अंदर से एक हैं, इनमें एकता है। इनका सौहार्द का भाव, इनका प्रेम का भाव, स्नेह का भाव अखंड है। आगे देखिए। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इसी कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उनमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। लेखक कह रहे हैं कि जो जन हैं, जो लोग हैं, वे सभ्यता और रहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं, किंतु इसी कारण से उनका जो मातृभूमि के साथ संबंध है उनमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। किस कारण से? कि वे सभी जन पृथ्वी को माता समझते हैं और पृथ्वी सबको समान भाव से माता स्नेह करती है। तो
तो जब पृथ्वी माता है और जन उसके पुत्र हैं तो सब जन आपस में पुत्रों के तरह बराबर हैं, इसलिए इनमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। बाहर से अलग रहकर भी आंतरिक रूप से एक हैं। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। लेखक कहते हैं कि यह पृथ्वी का जो विशाल प्रांगण है, इसमें सब जातियों के लिए, सभी लोगों के लिए समान क्षेत्र है, सबको बराबर अधिकार है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। समन्वय के मार्ग से यानी बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी को पीछे किए, बराबरी से समानता के साथ आगे बढ़ने का, प्रगति करने का, अपना विकास करने का प्रत्येक जनों को एक जैसा अधिकार है। सब लोग स्वतंत्र हैं। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। लेखक कहते हैं कि किसी भी जन को, किसी भी लोग को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। किसी जन को, किसी संप्रदाय को, किसी क्षेत्र को पीछे छोड़कर राष्ट्र की प्रगति नहीं की जा सकती। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध लेनी होगी। इसलिए हमें राष्ट्र के प्रत्येक अंग, जितने अंग हैं, उनकी सुध रखनी होगी, खबर लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में भी अंधकार और निर्मलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। लेखक कहते हैं कि राष्ट्र के शरीर के अगर किसी एक भाग में भी अंधकार है, अज्ञानता है, निर्मलता का निवास है, दूषित है, तो पूरा राष्ट्र का जो स्वास्थ्य है उससे प्रभावित होगा। इसलिए अगर एक भी तबका, एक भी समुदाय अगर पीछे है तो उसे भी हमें साथ लेकर चलना होगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होनी चाहिए। लेखक कह रहे हैं इस तरह संपूर्ण राष्ट्र को जागरण, चेतना और प्रगति की एक जैसी उदार भावना के साथ संचालित होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, प्रगति करना चाहिए। आगे देखिए, जन का प्रवाह अनंत होता है। लेखक कहते हैं कि यह जो जन है, इसका जो प्रवाह है वह अनंत होता है, कभी समाप्त नहीं होती। आज हम हैं, कल कोई और रहेगा, परसों उसके जगह कोई और रहेगा। इस तरह जन का विस्तार, प्रवाह होता रहता है। जन का प्रवाह अनंत है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य में प्राप्त किया है। तादात्म्य मतलब अभेद, एकता, एकरूपता। लेखक कहते हैं कि हजारों वर्षों से इस भूमि के साथ, इस पृथ्वी के साथ राष्ट्रीय जन ने एकरूपता को प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की राशियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। लेखक कहते हैं कि जब तक सूर्य की राशियां यानी सूर्य की किरणें नित्य प्रातः, हमेशा प्रातः, नित्य प्रातः काल भुवन को यानी संसार को अमृत से भर देती हैं, यानी अपने अमृत रूपी किरणों से भर देती हैं, तब तक इस संसार में राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर रहेगा। जब तक सूर्य रहेगा तब तक राष्ट्रीय जन का विस्तार होता रहेगा। जब तक सूर्य की किरणें आती रहेंगी पृथ्वी पर, तब तक राष्ट्रीय जन का विस्तार भी होता रहेगा। राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। लेखक कहते हैं कि इतिहास में अनेक उतार चढ़ाव आए। इतिहास में हमने कई तरह के संकट झेले, दुख झेले, पीड़ा झेले, फिर भी यह जो जन है यह प्रत्येक संकटों को पार करता हुआ, प्रत्येक बाधाओं को पार करता हुआ कहाँ गया, थोड़ा एक बार देख लीजिए, आगे बढ़ने के लिए अजर और अमर है, आगे बढ़ रहा है। अजर है, अमर है। अजर का मतलब जो बूढ़ा नहीं होता और अमर का मतलब जो कभी मरता नहीं है। जो यह जन का प्रवाह है, यह संततवाही प्रवाह है, यह अजर और अमर है, न कभी बूढ़ा होता है न कभी मरता है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है और यह जो जन का संततवाही जीवन है, निरंतर बहने वाली जीवन है, निरंतर चलने वाली जीवन है, यह नदी के प्रवाह की तरह है, यह एक नदी के बहाव की तरह है।
जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करता होता है, जिसमें जन को अपने कर्म के द्वारा, अपने श्रम के द्वारा, अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपने शक्ति के द्वारा उत्थान के, विकास के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो वीडियो अब आगे वीडियो में पढ़ेंगे लास्ट संस्कृति, भूमि, जन, ये दोनों पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट है संस्कृति, ध्यान दीजिए। अब तीसरा पार्ट संस्कृति, लेखक ने राष्ट्र का पहला अंग भूमि को माना है, दूसरा जन को और तीसरा संस्कृति को। तब संस्कृति पर यहाँ पर लेखक ने अपने विचार को व्यक्त किए हैं। तो देखिए, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। संस्कृति का मतलब व्यक्ति की आचरण, व्यवहार, संस्कार, यही सब क्या होती है? संस्कृति होती है। लेखक कहते हैं राष्ट्र का जो तीसरा अंग है जन की संस्कृति है, वह जन की यानी लोगों की संस्कृति है। मनुष्यों ने युग युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। लेखक कह रहे हैं मनुष्य ने युगों युगों से जिस सभ्यता का, जिस रहन सहन का, जिस सभ्यता का, जिस आचार का निर्माण किया है वही जन की, वही मनुष्य के जीवन की श्वास प्रवास आधार है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। कबंध मात्र मतलब सिर रहित धड़, यानी जिसमें सिर न हो ऐसा धड़। लेखक कहते हैं कि बिना संस्कृति के जन की कल्पना करना ठीक उसी प्रकार है जैसे बिना सिर का धड़ हो। संस्कृति ही जन का मस्तक है। लेखक का मानना है कि जो जन की संस्कृति है वही जन का मस्तिष्क है। जो जन है वह संस्कृति से ही संचालित करता है। जन को संचालित करने वाली उसकी संस्कृति है। इसलिए लेखक ने संस्कृति को जन का मस्तिष्क कहा है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। लेखक कहते हैं कि जब तक संस्कृति की विकास और अभ्युदय यानी उन्नति नहीं होगी तब तक राष्ट्र की वृद्धि संभव नहीं है। अगर हमें राष्ट्र की वृद्धि करनी है, राष्ट्र का विकास करना है, तो हमें सबसे पहले संस्कृति की विकास और अभ्युदय की पर ध्यान देना होगा। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। जो लेखक कहते हैं जो राष्ट्र का समग्र रूप है, राष्ट्र का समग्र आकार है, रूप मंडल है, उसमें भूमि और जन के साथ साथ जो जन है उसकी संस्कृति का भी महत्वपूर्ण स्थान है। जिस तरह से भूमि और जन का अपना महत्वपूर्ण स्थान है, उसी तरह जन की संस्कृति का भी अपना एक विशेष स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाए तो राष्ट्र का लोप संभलना चाहिए। विरहित मतलब हटा दिया जाए, दूर कर दिया जाए। लेखक कहते हैं कि यदि भूमि और जन को अपनी संस्कृति से विरहित कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। तो हमें राष्ट्र का अंत समझना चाहिए। वहाँ राष्ट्र ही नहीं होगा। राष्ट्र कब होगा? जब भूमि, जन और जन की संस्कृति भी शामिल होगी। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। लेखक कहते हैं कि यह जो जीवन रूपी वृक्ष है उसका पुष्प संस्कृति है। मानव के जीवन का पुष्प सौंदर्य उसकी संस्कृति ही है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। लेखक कहते हैं जो जन की संस्कृति है उस संस्कृति के सौंदर्य और सुगंध में ही राष्ट्रीय जन के जीवन की सौंदर्य और यश अंतर्निहित है, यानी शामिल है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। लेखक कहते हैं कि ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। यानी ज्ञान के द्वारा जो कर्म किया गया, कर्म ज्ञान, पहले ज्ञान हुआ, फिर ज्ञान से फिर ज्ञान को कर्म के द्वारा सिद्ध किया गया, और वही इन्हीं ज्ञान और कर्म की पारस्परिक आपसी प्रकाश का जो नाम है वही
संस्कृति है। ज्ञान और कर्म का सम्मिलन ही संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा और कर्म के क्षेत्र में जो रचा, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। लेखक कहते हैं कि भूमि पर बसने वाले जन यानी लोगों ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा, जो विचार किया और कर्म के क्षेत्र में जो रचा, निर्माण किया, जो कुछ बनाया, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। इन दोनों चीज़ों में हमें राष्ट्रीय संस्कृति हमारी झलकती है, दिखाई देती है। आगे देखिए, जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। लेखक कहते हैं कि जीवन के विकास की युक्ति उपाय ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। यानी जो जीवन के विकास की उपाय है, युक्तियाँ हैं, वही हमारे सामने संस्कृति के रूप में प्रकट होती है, प्रदर्शित होती है। और भूमि की प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार इस युक्ति को निश्चित करती है, बनाती है, तय करती है और उसी से प्रेरित अपनी अपनी संस्कृति का विकास करती है, निर्माण करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियाँ राष्ट्र में विकसित होती हैं। लेखक कहते हैं इस नज़र से देखा जाए, इस दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक लोगों की अपनी अपनी भावना के अनुसार अपनी पृथक पृथक यानी अलग अलग संस्कृतियाँ राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। लेखक कहते हैं कि जितने भी अलग अलग उत्पन्न होने वाली संस्कृतियां हैं, उनका जो मूल आधार है, मूल केंद्र है, वह पारस्परिक सहिष्णुता यानी आपसी समानता का भाव और समन्वय और एकता पर निर्भर है। समन्वय मतलब एकता पर निर्भर है। आगे देखिए, टिका हुआ है कहने का मतलब, जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अवरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। कितनी सुंदर बात। लेखक कहते हैं कि जंगल में जिस प्रकार से अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए, अदम्य भाव यानी जिसका दमन न किया जाए, अदम्य यानी बिना अवरोध के, बिना विरोध के, कोई किसी का विरोध नहीं करता। जंगल में जितने लता होते हैं, वृक्ष होते हैं, वनस्पति, सब स्वतंत्र रूप से उठते हैं, बड़े होते हैं, अवरोधी स्थिति को प्राप्त करते हैं। आपस में कोई किसी का विरोध नहीं करता, सब स्वतंत्र रूप से बड़े होते हैं। उसी प्रकार जो राष्ट्रीय जन है अपनी अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं, अपनी अपनी संस्कृति का पालन करते हैं, अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार जीवन का निर्वाह करते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियाँ राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती है। लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह यानी जल के अनेक धारा आकर नदियों के रूप में नदी में मिलते हैं और फिर नदियाँ समुद्र में मिलकर एक रूपता को प्राप्त करती हैं। सब नदियाँ अलग अलग धारा से बहकर आती हैं, लेकिन जब समुद्र में मिलती हैं तो एक रूपता, एकत्व को प्राप्त करती हैं, एकता की भावना को। उसी प्रकार जो राष्ट्रीय जीवन है उसकी अनेक विधियाँ राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। राष्ट्रीय जीवन सबका अलग अलग है, सब लोग अलग अलग तरह के, अलग भाषा, अलग वेश, अलग संस्कृति के हैं, लेकिन फिर भी सब मिलकर राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय यानी एकता, समानता प्राप्त करते हैं, एकरूपता प्राप्त करते हैं। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। लेखक कहते हैं कि समन्वय युक्त जीवन यानी सबको समानता, सबको बराबरी, कोई ऊंच नीच, बड़ा छोटा की भावना न हो, ऐसा जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। ऐसा ही जीवन राष्ट्र के जनों को मिलना चाहिए। आगे देखिए, साहित्य, कला,
नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। लेखक कहते हैं कि यह जो राष्ट्रीय जन है, जो यह अनेक प्रकार के राष्ट्रीय जन हैं जो बाहर से अलग हैं, बाह्य रूप से, वे साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद यानी आनंद के और अनेक साधन के रूपों में राष्ट्रीय जन, राष्ट्रीय लोग अपने अपने मानसिक भावों को, अपने अपने विचारों को लोगों के सामने प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंदीय भाव है, आनंद भाव है, वह इन विभिन्न रूपों में साकार होता है। और लेखक कहते हैं कि आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद है यानी परम आनंद है, वह इन विभिन्न रूपों में साकार होता है, हमें प्राप्त होता है, दिखाई देता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हों, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। लेखक कहते हैं यदि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, संस्कृति में भिन्नता दिखाई पड़ती है, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है, एक रूपता है, सब एक हैं। आंतरिक रूप से आनंद की दृष्टि से सब में वही आनंद है, सभी संस्कृति में वही आनंद है। जो व्यक्ति सहृदय है, और जो व्यक्ति सहृदय है, सहृदय यानी जो आनंद लेता है, वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। लेखक कहते हैं और जो व्यक्ति सहृदय है, वह प्रत्येक संस्कृति के जो आनंद का पक्ष है उसको स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है, प्रसन्न होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विभिन्न जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। लेखक कहते हैं कि जब जन में इस प्रकार की उदार भावना उत्पन्न होगी, तब विभिन्न जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए यह भावना स्वास्थ्यकर होगी, लाभदायक सिद्ध होगी, राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के प्रगति में सहायक होगी। आगे देखिए, गांव और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है। लेखक कहते हैं कि गांव और जंगलों में स्वच्छंद आकाश के नीचे जन्म लेने वाले लोकगीतों में और तारों के नीचे विकसित होने वाले लोक कथाओं में संस्कृति का अमित यानी अपार भंडार छिपा हुआ है, जहाँ से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है अगर प्रयत्न किया जाए, प्रयास किया जाए, ढूंढा जाए तो। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सबका स्वागत करने की आवश्यकता है। लेखक कहते हैं कि जो राष्ट्रीय संस्कृति का परिचय है, उनमें उस परिचय काल में, उस परिचय के अंतर्गत उन सबका स्वागत करने की भी हमें आवश्यकता है, ज़रूरत है। आगे देखिए, पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी कर्म किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने चरित्र, धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ पराक्रम किया है, जो कुछ रचा है, निर्माण किया है, जो कुछ बनाया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं, अपनाते हैं और उसके तेज से, उसके प्रभाव से, उसके अनुकरण से अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं, उसका अनुकरण करना चाहते हैं, उन आदर्शों को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं, समाहित करना चाहते हैं। यही राष्ट्रीय संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है। लेखक कहते हैं यही वो राष्ट्रीय संवर्धन का, राष्ट्रीय उन्नति का, राष्ट्रीय प्रगति का एक स्वाभाविक प्रकार है, जिससे राष्ट्र की अभ्युदय की जा सके, राष्ट्र की उन्नति की जा सके। जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ कर नहीं रखना चाहता और अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। लेखक कहते हैं कि जिस राष्ट्र में भूतकाल वर्तमान पर बोझ नहीं होता है और जहाँ अतीत को ही सब कुछ मानकर चिपके रहने की आदत नहीं है, स्वभाव नहीं है, हम उस राष्ट्र का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।